मैं सुधीर त्रिपाठी आज एक नए लेक्चर के साथ 1 जुलाई 2024 को भारत में जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज थे, जो आपराधिक विधि थी, उस विधि को लागू कर दिया गया। और ये चर्चा हमेशा उठी कि ये विधि लागू क्यों किया गया, ये सही है या नहीं सही है। हम उस चर्चा पर नहीं चलेंगे। तो आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 को 1 जुलाई 2024 को 3 न्यू क्रिमिनल लॉ रिप्लेस कर दिए गए। आईपीसी, जिसे हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, इसके स्थान पर बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी, जिसे हम कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाने लगा। और तीसरा था एविडेंस एक्ट, जिसे हम साक्ष्य अधिनियम कहते थे, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तो 3 विधियां थी। पहली विधि इंडियन पीनल कोड का स्थान किसने ले लिया? भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी का स्थान किसने ले लिया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और साक्ष्य अधिनियम का स्थान किसने लिया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज की क्लास में हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा जो होगी वो होगी वीएनएस के ऊपर। वीएनएस, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, और यह स्थान लिया इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड विधि का। सबसे पहले अगर हम देखें तो दोनों के नॉमिनक्लेचर में अंतर है, दोनों के नामों में अंतर है। यदि भारतीय दंड संहिता जब तक लागू थी 1860 में, यदि कोई अपराध कारित करता है तो उस अपराध के कारित करने के आधार पर उसे दंड दिया जाता था, अर्थात पीनल था। लेकिन अब यहां पर कोई अपराध कारित कर रहा है तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? दंड नहीं है, बल्कि न्याय को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया? न्याय। अब ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। तो इंडियन पीनल कोड का ऑब्जेक्ट था दंड देना अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित कर रहा है, और भारतीय न्यायिक संहिता का मतलब है कि अगर कोई अपराध कारित कर रहा है या कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित कर रहा है तो इसके तहत कोई उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना। तो दोनों के नॉमिनक्लेचर के अर्थात उसके उद्देश्यों में अंतर हो गया। पहला मूल अंतर यह है। तो जब हम बीएनएस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता के बारे में डिस्कशन में हम सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट को देखेंगे, कुछ तथ्य को देखेंगे, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ये कैसे आया। फिर उसके बाद एक समिति थी, रणवीर सिंह समिति। अब उस समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर बना, और फिर हम इस पे देखेंगे कि भारतीय जो न्याय संहिता है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है। और फिर लास्ट में हम 2 पार्ट में देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो जोड़े गए हैं और कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो हटाए गए हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो बीएनएस में जोड़े गए हैं और कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो इंडियन पीनल कोड में था लेकिन वर्तमान समय के वीएनएस में नहीं है। तो सबसे पहले यदि हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखें, थोड़ा फैक्ट इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल काफी अच्छा होगा। तो पूरी चीजें एकदम अपने माइंड में क्लियर करिए। जो वीएनएस है अर्थात भारतीय नागरिक संहिता 2023, ये फर्स्ट जो वीएनएस था, पहली बार फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 11 अगस्त को। कब किया गया? 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2023 को। और इसी दिन इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास
स्टैंडिंग जो कमेटी है उस कमेटी के पास इसे रिफर्ड कर दिया गया, भेज दिया गया। कब? डेट सेम है, 11 अगस्त को भी इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। अब जब स्टैंडिंग कमेटी के पास ये गया तो स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ये फैक्ट है, अपनी रिपोर्ट 10 नवंबर 2023 को 10 नवंबर 2023 को सरकार को दी और सरकार के द्वारा ये जो बिल पेश किया गया था लोकसभा में उसे वापस ले लिया। और वापस कब लिया? 12 दिसंबर को। वापस कब लिया? 12 दिसंबर 2023 को। जब 11 अगस्त 2023 को दिया गया को लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया गया, पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद उसे तुरंत स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 11 नवंबर 2023 को प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सरकार ने क्या किया? उस बिल को वापस ले लिया और पुनः वह बिल लोकसभा में पेश किया गया। और लोकसभा में से पेश कब किया गया? 12/12/2023 को। 12/12 अर्थात 12 दिसंबर 2023 को पुनः उसे लोकसभा में पेश किया गया। अर्थात यहां पर जो बीएनएस हम पढ़ रहे हैं ये सेकंड जो बीएनएस लोकसभा में पेश किया गया। अब इसे लोकसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार कब किया गया? स्वीकार इसे किया गया 20 तारीख को, 20/12/2023 को। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये। मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपने माइंड में सारी चीजें क्लियर करके चलिए। अब जब इसे 20/12/23 को स्वीकार कर लिया गया तो फिर इसे राज्यसभा में भेजा गया। कहां पर? राज्यसभा में। और राज्यसभा में यह पेश किया गया 21/12/2023 को। 21/12/2023 को। अब 21/12/2023 को राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा से पास हो गया। तब राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दी, एसेंट दिया। और एसेंट कब दिया? 25/12/2023। और यही बीएनएस 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया। लेकिन बीएनएस की धारा 106 का सब क्लॉज 2 खंड 2 लागू नहीं हुआ, जो आपका हिट एंड रन केस से संबंधित है। यह लागू नहीं हुआ। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्यों लागू नहीं हुआ। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है कि पहली बार जो बीएनएस का प्रारूप था, बिल था, वो लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया गया। 11 अगस्त 2023 को इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया। और फिर स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 10 नवंबर 2023 को पेश की और इस बिल को 12 दिसंबर 2023 को वापस ले लिया और इसके संशोधनों को स्वीकार करते हुए नया बिल 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। फिर इसे लोकसभा के द्वारा 20 दिसंबर 2023 को स्वीकार कर लिया गया। फिर यह बिल राज्यसभा के पास पहुंचा 21/12/2023 को और उसे स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा 25/12/2023 को दे दी गई और 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई, सिर्फ धारा 106 के सब क्लॉज 2 को छोड़कर, जो हिट एंड रन केस से संबंधित है। यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था। इस डाटा को आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा, क्योंकि यह आपसे पूछा भी जा सकता है और आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहनी भी चाहिए। तो मैंने बताया कि पहला ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट वहां पीनल था, यहां ऑब्जेक्ट न्याय हो गया। तो पहला नॉमिनक्लेचर में हुआ और यह थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपसे एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। अब हम इस पे आगे आते हैं कि भारतीय न्याय संहिता बनी क्यों, ऐसी जरूरत क्या थी, क्या ऑब्जेक्ट था कि भारतीय न्याय संहिता को हम बनाएं। जब इंडियन पीनल कोड सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा था तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ठीक इसी तरह कि सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, सामाजिक जो मान्यताएं हैं, संवैधानिक जो मूल्य हैं, न्याय, गरिमा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जा सके।
तो मोदी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2020 में 2020 में आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई। 2020 में आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति की गई और उस समिति के अध्यक्ष थे रणबीर सिंह। रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया गया और इस समिति से कहा गया कि आप ये बताइए कि जो भारत में आपराधिक कानून हैं, उन आपराधिक कानूनों में कैसे परिवर्तन किया जाए कि लोगों के जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो लोगों के मूल अधिकार हैं, वो मूल अधिकार आसानी से प्राप्त हो सके। भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार उनको प्राप्त हो सके, तो ऐसी संवैधानिक मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए हम उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करें, ये परिवर्तन क्या होने चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो सके, तो आपराधिक कानूनों में क्या परिवर्तन किए जाए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2023 को दी सरकार को और सरकार ने इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में 3 जो आपराधिक कानून थे, इन आपराधिक कानूनों में परिवर्तन कर दिया। उसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया। फिर यह सवाल उठता है कि इसमें विशेषताएं कैसे ये इंडियन पीनल कोड से अलग हुआ, इंडियन पीनल कोड से ये अलग कैसे हुआ, विशेषताएं क्या है? कुछ तो विशेषताएं होंगी, और यदि कोई विशेषताएं हैं तो विशेषताएं हैं क्या? देखिए, तो विशेषताओं को समझने के लिए आप 1 बाय 1 पूरे प्रोविजन को आप समझ जाएंगे। हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखिएगा कि जो बीएनएस है, बीएनएस ने क्या किया कि अपराधों में, जैसे महिलाओं से संबंधित अपराध है, तो महिलाओं के जितने भी अपराध हैं, जितने भी अपराध इंडियन पीनल कोड में थे, सारे अपराधों को एक साथ एक भाग में रख दिया। चैप्टर 5 आप देखिए बीएनएस का, जो महिलाओं से संबंधित अपराध है उस अपराध के बारे में, बालकों से संबंधित अपराध है उन अपराधों के बारे में, जितने भी अपराध थे चाहे जो भी हो। जबकि इंडियन पीनल कोड में महिलाओं से जो रिलेटेड अपराध थे, जो अलग तरह के अपराध थे, अलग अलग भाग में थे। तो पहला काम यह किया गया बीएनएस के माध्यम से कि उसने अपराधों के आधार पर पहले इसका समेकन कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। जो अपराध अलग अलग भागों में फैले हुए थे उसको एक जगह संकलित कर दिया गया। तो पहला इसका उद्देश्य यह था। दूसरा इसका यह था कि जो परिभाषा का सेक्शन है, जो परिभाषा का प्रावधान है, उस परिभाषा के प्रावधान में भी परिवर्तन किया गया। और वो परिवर्तन ऐसा आधुनिक था, आधुनिक परिवर्तन किया गया, परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया। और वो परिवर्तन कैसे था? आधुनिक परिवर्तन। जैसे बीएनएस में चाइल्ड शब्द को डिफाइन किया गया। किसको डिफाइन किया गया? चाइल्ड, बालक। और बालक से अभिप्राय है कोई भी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो वो चाइल्ड। तो डिफिनीशन को आधुनिक समाज के अनुरूप परिभाषित किया गया। ऐसी परिभाषा इंडियन पीनल कोड में नहीं थी। तीसरा, बीएनएस के तहत जो अधिकारिता है, उस अधिकारिता का विस्तार किया गया। अधिकारिता का विस्तार किया गया। अधिकारिता का विस्तार मतलब एक्सटेंट ऑफ द जुरिडिक्शन। सेक्शन 48 बीएनएस की धारा 48 के तहत भारत में अपराधों के लिए जो दुष्प्रेरण है वो भारत के बाहर भी हो सकता है। भारत में अपराधों को कारित करने के लिए दुष्प्रेरण भारत के बाहर भी होगा, तो बीएनएस का प्रभाव वहां पर रहेगा। ये एक नया फीचर्स था जो अभी तक इंडियन पीनल कोड में नहीं था। अगला, चौथा, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। यदि हम संपत्ति के विरुद्ध अपराध में जाएं तो ऐसी स्थिति में चोरी की जो परिभाषा है, वो तो सेम है।
लेकिन जो विशेष चोरी के प्रावधान थे इंडियन पीनल कोड में, उसमें परिवर्तन किया गया और बीएनएस में यह कहा गया कि विशेष चोरी के अंतर्गत आपकी झपटमारी, जिसको हम स्नैचिंग कहते हैं, झपटमारी, इसके अलावा इसकी परिभाषा को भी व्यापक कर दिया गया और यह कहा गया कि चोरी की परिभाषा के अंतर्गत यदि कोई यान में अर्थात व्हीकल में और सार्वजनिक जो संपत्ति है, सरकारी जो संपत्ति है, वो भी चोरी की परिभाषा में शामिल हो गई। पहले ऐसा नहीं था, इंडियन पीनल कोड में ऐसा नहीं था। अगर हम सेक्शन 380 देखें तो उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें चेंज कर दिया गया और यह कहा गया कि विशेष प्रावधान में झपटमारी एक नया सेक्शन जोड़ा गया और इसके अलावा जो चोरी थी वो यान और व्हीकल और गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज है, जो वर्शिप है, वहां पर भी पाई जाएगी, वहां वो भी शामिल कर लिया गया। अगला, धारा 106 सब क्लॉज 2 के तहत जो बहुत मुद्दा है, चर्चा का मुद्दा है और इसके बारे में आपको पता है कि बहुत ज्यादा हड़ताल भी चली। इसके तहत जो हिट एंड रन केस है, यदि कोई व्यक्ति कोई दुर्घटना करने के पश्चात उसे पुलिस को सूचना देना पड़ेगा। किसको? पुलिस को सूचना देना पड़ेगा, पुलिस या मजिस्ट्रेट को। दुर्घटना के पश्चात यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे भी अपराध की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और यह कहां पर दिया गया है? धारा 106 के सब क्लॉज 2 में। इसके अलावा धारा 103 का सब क्लॉज 2, इसमें आपको मॉब लिंचिंग, जो मॉब लिंचिंग है, उस मॉब लिंचिंग को भी परिभाषित किया गया और उसे अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। इसके अलावा संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नए अपराध जोड़े गए। ये सारे नए अपराध हैं। संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्ट। इसे भी इंडियन पीनल कोड में जो नहीं था उसे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में अपराध के रूप में जोड़ा गया। संगठित अपराध धारा 111 में, छोटे संगठित अपराध धारा 112 में और आतंकवादी कृत्य धारा 113 में दिए गए हैं। ये अपराध क्या थे? नए जोड़े गए। इसके अलावा दंड के प्रकार में भी परिवर्तन किया गया। जो दंड 5 प्रकार थे, अब दंड बढ़ गए और इसमें एक दंड और जुड़ गया जिसको हमने कहा सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। इसमें भी विस्तार हो गया और दंड में एक और प्रकार जुड़ गया और वो प्रकार था सामुदायिक सेवा। ठीक। इसके अलावा आत्महत्या के प्रयास को, जो इंडियन पीनल कोड की धारा 309 में था, आत्महत्या के प्रयास को हटा दिया गया और बीएनएस में इसे किसी भी प्रकार से स्थान नहीं दिया गया, प्रयास में स्थान नहीं दिया गया। इसके अलावा सेडिशन, राज्य जो द्रोह है, सेडिशन, इसे भी हटा दिया गया और वर्तमान जो 124A में था इंडियन पीनल कोड में, इसे अब हटा दिया गया है और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर यदि कोई उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा धारा 69 एक अलग तरह के अपराध की बात करता है। धारा 69 यह कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रवंचनापूर्ण कार्य करता है, अर्थात फॉल्स प्रॉमिस करता है, और फॉल्स प्रॉमिस मतलब शादी की बात करता है कि हम आपसे शादी कर लेंगे और उसके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे धारा 69 के तहत पनिश किया जाएगा। पहले यह अपराध रेप के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे रेप की परिभाषा से हटाकर स्पेसिफिक ऑफेंस कर दिया गया है, जो धारा 69 में है कि यदि कोई प्रवंचनापूर्ण अर्थात किसी से फॉल्स प्रॉमिस करके किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल संबंध स्थापित करता है तो ऐसी स्थिति में उसे धारा 69 के तहत अपराध का दंड दिया जाएगा। ये बीएनएस के बहुत खास बातें हैं जो मैंने आपको बता रहा हूं।
फिर उसके बाद लैंगिक तटस्थ प्रावधान किया गया, जेंडर न्यूट्रल प्रावधान किया गया, लैंगिक तटस्थ प्रावधान। अब ये जो लैंगिक तटस्थ प्रावधान है, जिसमें बच्चों और में सिर्फ गर्ल्स के शब्द का यूज था इंडियन पीनल कोड में, लेकिन यहां पर बालिकाओं एवं बालक एवं बालिका दोनों का शामिल कर लिया गया। अर्थात धारा 141 में यह कहता है कि विदेशों में बालक और बालिका एवं बालक दोनों का लाना, यह क्या होगा? अपराध होगा। इसके अलावा धारा 96 बीएनएस में, ठीक है, जो जेंडर न्यूट्रल प्रावधान के बारे में बात करता है। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जो बीएनएस की एक विशेषता है, जो बीएनएस में जोड़े गए, जो इंडियन पीनल कोड में नहीं थे। आत्महत्या का जो प्रयास था जो 309 में, उसको बीएनएस में हटा दिया गया। कुछ नए अपराध जोड़े गए, उसके बारे में हमने एक शार्ट चर्चा की। अब हम आपसे कुछ प्रावधान या कुछ शब्दों की बात करेंगे जो प्रावधान आपसे जोड़े गए, लेकिन इंडियन पीनल कोड में वो प्रावधान नहीं थे। तो सबसे पहले हम उन प्रावधानों की बात करेंगे जिसे बीएनएस में जोड़ा गया, लेकिन इंडियन पीनल कोड में वो प्रावधान नहीं थे। तो पहला चाइल्ड अर्थात जो बालक शब्द के बारे में मैंने बात किया, जिसे धारा के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, बीएनएस की धारा 2-3 में डिफाइन किया गया है। दूसरा 4 का एफ है, सेक्शन 4F अर्थात जिसे हम कहेंगे च, इसमें सामुदायिक सेवा के बारे में बात की गई, दंड के एक प्रकार के बारे में, सामुदायिक सेवा के बारे में बात किया गया। इसके अलावा धारा 48 जो मैंने आपसे बताया कि भारत के बाहर भी यदि कोई भी भारत में अपराधों को कारित करने के लिए भारत के बाहर अबेटमेंट करता है तो धारा 48 वहां पर लागू होगी, अधिकारिता का विस्तार हो गया। इसके अलावा धारा 86 क्रूरता की परिभाषा देता है। फिर 5वां धारा 103 का सब क्लॉज 2 जो मॉब लिंचिंग के बारे में बताता है। धारा 106 का सब क्लॉज 2 हिट एंड रन केस के बारे में बात करता है, जो इंडियन पीनल कोड में नहीं थे। ऐसे प्रावधान बीएनएस में जोड़े गए। इसके अलावा धारा 111, धारा 112, धारा 113, धारा 111 मैंने आपसे अभी चर्चा की कि धारा 111 आपसे, धारा 112 छोटे जो संगठित अपराध है, धारा 113 आतंकवादी जो कृत्य है, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य को भी शामिल किया गया, अपराधों में जोड़ा गया, ये सेक्शन जोड़े गए। इसके अलावा 304 झपटमारी जिसको स्नैचिंग कहा, यह भी प्रावधान आपका जोड़ा गया। इसके अलावा धारा 358 जो निरसन और व्याप्तियों की बात करता है, रिफिल एंड सेविंग जो आपका लास्ट सेक्शन है, इसके बारे में बात करता है, यह भी इंडियन पीनल कोड में नहीं थे। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसे भारतीय न्यायिक संहिता में जोड़ा गया। याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको आधे घंटे में देने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें एक तरह से आपको बीएनएस का एक पूरा ढांचा आपके माइंड में बन जाए, एक तरह से पूरे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आपसे ये बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो इंडियन पीनल कोड में तो हैं थे लेकिन बीएनएस में नहीं है। कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो इंडियन पीनल कोड में तो थे लेकिन बीएनएस में नहीं है। अब वो कौन कौन से हैं? तो ऐसे प्रावधान जो बीएनएस में नहीं है, जो किसमें थे? आईपीसी में थे। आईपीसी में क्या थे लेकिन बीएनएस में नहीं है। अब ये प्रावधान कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहले
धारा 14, धारा 14 जो सरकार के सेवक के बारे में बात करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं धाराओं के बारे में बता देता हूं, आप उस चीज को अपने उसमें वो कर लीजिएगा। धारा का 53A, धारा 53A, फिर धारा 124 का ए जो राज्यद्रोह के बारे में बात करता है, वो अब नहीं रह गया। अब इसे बीएनएस में 152 के तहत बना दिया, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता से लेकर। फिर इसके अलावा 232, 236, 37, 38, ये सारे भी प्रावधान हैं जो उसमें तो थे लेकिन वर्तमान समय में ये नहीं है। इसके अलावा जो काउंटरफिट क्वाइन से संबंधित हैं, ये प्रावधान जो है काउंटरफिट ऑफ द क्वाइन से संबंधित है। फिर 247, 249, ये ऐसे प्रावधान हैं जो काउंटर फिटिंग क्वाइन से संबंधित हैं, जो इंडियन पीनल कोड में थे लेकिन आईपीसीबीएनएस में नहीं है। इसके अलावा धारा 264, 266, धारा 266, धारा 267, जो बेट से संबंधित था, यह भी प्रावधान नहीं है। धारा 309 जो अटेम्प्ट टू सुसाइड, धारा 310, धारा 311 जो ठग के बारे में था और ठग के पनिशमेंट के बारे में बात करता था, वो भी बीएनएस में नहीं है। इसके अलावा धारा 366A, धारा 366A जो चाइल्ड के बारे में बात करता था, जो बालिकाओं के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन था, उसको जेंडर न्यूट्रल प्रावधान कर दिया गया। इसके अलावा धारा 377 जिसे नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ के बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, उसे इसमें स्थान नहीं दिया गया है अप्राकृतिक संबंधों के बारे में। इसके अलावा धारा 444 जो रात्रि के समय में गृह का अत्याचार है, ठीक है, इसके बारे में भी नहीं है। धारा 447, 446 और धारा 497 है जो आपके जार कर्म के बारे में बात करता है। ये प्रावधान आपका इंडियन पीनल कोड में तो था लेकिन बीएनएस में नहीं। तो बीएनएस की अगर हम विशेषता देखें तो पूरी विशेषताओं को देखने पे एक चीज कॉमन हो गई, एक चीज क्लियर हो गई कि भारतीय जो न्याय संहिता है, उस न्याय संहिता का उद्देश्य ही ये था कि लोगों के संवैधानिक मूल्य प्राप्त हो सके, और लोगों के संवैधानिक मूल्य तभी प्राप्त हो सकते थे जब हम उस पर चेंजेस करेंगे, और इसके अनुरूप इसको बनाने का प्रयास किया गया। तो मैंने आपको वो सारी बातें बताई जो इसमें दी हुई हैं। मैंने वो भी बताया कि कौन कौन से प्रावधान जो इंडियन पीनल कोड में थे लेकिन वीएनएस में नहीं है, और कौन से ऐसे प्रावधान जो इंडियन पीनल कोड में नहीं थे लेकिन बीएनएस में जोड़े गए। इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है कि 11 तारीख को पहली बार 11 अगस्त को पेश हुआ और उसी दिन उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास रिफर्ड कर दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर विचार विमर्श किया और 10 नवंबर 2023 को उसे अपनी रिपोर्ट दी गई और उसमें उस संशोधनों को सिफारिश किया, उसको सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और उसको स्वीकार करने के पश्चात उसे सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया और 12 दिसंबर 2023 को उसे लोकसभा में पेश किया गया। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा के द्वारा उसे पास कर दिया गया। 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा के सम्मुख रखा गया और पास कर दिया गया, और 25 दिसंबर 2023 को उसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई। और यही भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू हो गई, सिर्फ धारा 106 के सब क्लॉज 2 को छोड़कर। मैंने आपको यह भी बताया कि इसमें चेंजेस क्या थे। समेकन किया गया कि जो अपराध फैले हुए थे उनको एक जगह कंसोलिडेटेड कर दिया गया,
आधुनिकता के समाज की आवश्यकता के अनुसार चाइल्ड की परिभाषा दी गई, लैंगिक तटस्थ प्रावधान जोड़े गए। मैंने ये बताया कि कुछ नए प्रावधान जोड़े गए, जैसे धारा 48, धारा 69, धारा 111, धारा 112, धारा 113, 304, ये ऐसे प्रावधान हैं जो जोड़े गए। इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि दंड के प्रकार में भी परिवर्तन किया गया और दंड के प्रकार के रूप में सामुदायिक सेवा को भी शामिल कर लिया गया। ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। तो वीएनएस का ये जो लेक्चर था वो सिर्फ इसका मूल उद्देश्य यही था कि एक तरह से आप वीएनएस के उन प्रारूपों को समझ सकें कि क्या चेंजेस हुए। आप में डर सा लगा हुआ है कि क्या चेंज हुआ, क्या ऐसा हुआ, बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बस आपको सही रूप से उसको देखना है। और यदि आपने सही रूप से कलम और कॉपी लेके पढ़ा तो बिल्कुल भी लाइफ टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।